Hello everyone and welcome to the channel पॉलिटिकल पन्ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स की ये 5 सीरीज़ है, पार्ट नंबर 5 है। इसमें हमने पहली सीरीज़ में आपको पढ़ाया था प्लेटो के विषय में, जिनका जन्म मैंने आपको बताया था 428 में हुआ था। उनकी कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ उनकी बुक्स लिखी गई थी, तो उनकी कुछ बुक्स लिखी गई थी 38, जिसमें से 28 उनकी जो है एकदम ऑथेंटिक बुक्स, प्रमाणिक ग्रंथ माने गए थे। उसमें कुछ इनकी रचनाएँ थी, उनको रचनाओं को एक बार हम रिविज़न कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिखी थी द रिपब्लिक। क्या लिखी थी स्टूडेंट? रुक जाइए हल्का सा देखिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। सबसे पहले लिखी थी द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक। उसके बाद में इन्होंने लिखी थी स्टेट्समैन, स्टेट्समैन। ठीक है, स्टेट्समैन। उसके बाद में इन्होंने लिखा था द लॉज, द लॉज। ठीक है, द लॉज के बाद में इन्होंने लिखा था सिम्पोसियम, द सिम्पोसियम। द सिम्पोसियम के बाद में लिखा था द एल्गोरी, द एल्गोरी ऑफ कैव, द एल्गोरी ऑफ कैव। उसके बाद में इन्होंने द एल्गोरी ऑफ कैव के बाद में लिखा था द एपोलॉजी ऑफ सुकरात, द एपोलॉजी, द एपोलॉजी ऑफ सुकरास, द एपोलॉजी ऑफ सुकरास। एक बार देखेंगे क्या क्या लिखा इन्होंने। देखिए, इन्होंने लिखा द रिपब्लिक, ये आर बना हुआ है। ठीक है, द रिपब्लिक। उसके बाद में द स्टेट्समैन। ठीक है, स्टेट में क्या होता है? राज्य होता है। इन्होंने लिखा स्टेट्समैन। ठीक है, आगे लिखा हुआ द लॉ, सिम्पोसियम, द एल्गोरी ऑफ द कैव। उसके बाद में एपोलॉजी ऑफ द सुकरात। ठीक है, उसके बाद में कुछ और भी इन्होंने लिखी हुई थी, जिसके अंदर मीनो, ये सब चीज़ें हैं। मैं एक बार दोबारा से इनको लिख करके बताऊंगी। इसके अलावा 6 के अलावा भी और भी कई सारी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार होता है इनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको सभी पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में जो है मीनो, मीनो, मीनो के बाद में फीडो, PHEADO, फीडो। उसके बाद में जॉर्जियस, GORGIAS, जॉर्जियस। उसके बाद में क्या है? टाइमस, TIMAEUS, टाइमस। टाइमस के बाद में द सुकरात डायलॉग्स, द सुकराटिक डायलॉग। और जैसे कि आपको मैंने बताया था मैंने कि सुकरात ने जो एक पद्धति जो यूज़ की थी, उसका नाम था द्वंद्वात्मक मेथड। जो इन्होंने यूज़ किया था, द्वंद्वात्मक पद्धति यूज़ की थी, जिसे हम डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने अपना जो टीचिंग वे जो था वो पढ़ाया था डिडक्टिव मेथड से, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था पहले क्या होते हैं डिडक्टिव मेथड में। पहले नियम और सूत्र पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स की बात कर लें या फिर हम ग्रामर की बात कर लें। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले रूल रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने आपको समझाई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था पश्चिमी दर्शन का सुकरात। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बाद डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। देखिए, बता दे रही हूँ मैं आपको। पश्चिमी दर्शन का पिता, पश्चिमी दर्शन का, द फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो हम किसे बोलेंगे? द फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर। देखिए एक बार, द फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर, नहीं सॉरी, वेस्टर्न फिलोसफी, ओके, फिलोसफी। द फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर, तो किसको कहा जाएगा? द फादर ऑफ वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी जो है, उसका फादर किसको कहा जाएगा? तो वह है सुकरात। क्या स्टूडेंट? सुकरात, जिन्होंने क्या दी थी? डायलेक्टिक मेथड दिया था सुकरात ने। ठीक है, ये वही सुकरात हैं जिन्होंने डिडक्टिव मेथड यूज़ किया था। ये जो है, मैंने गलती से बोल सुकरात के विषय में जो डायलेक्टिक मेथड यूज़ किया था और जो डिडक्टिव मेथड यूज़ किया था, वो इन्हीं के एक वो थे स्टूडेंट, जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु कह रही, प्लेटो। देखिए एक बार, प्लेटो।
अब इन प्लेटो और अरस्तु और सुकरात एक दूसरे से कनेक्टिव हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से वो चीज़ निकल गई। मैं आपको बताऊंगी कैसे। हमने एक बार बताया आपको कि द फादर ऑफ वेस्टर्न जो फिलोसफी है उसके फादर किसको कहा जाता है, सुकरात को कहा जाता है। सुकरात के ही एक स्टूडेंट है जिनका नाम है प्लेटो, और प्लेटो का एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अरस्तु। ये अपने आप में क्या है, स्टूडेंट टीचर का इनका रोल प्ले किया था इन्होंने, ठीक है। रियल लाइफ में स्टूडेंट टीचर रह चुके हैं, एक दूसरे के शागिर्द और क्या बोलते हैं, शागिर्द और इनके जो टीचर थे उनका उनके बीच में क्या रहा रोल, उस्ताद और शागिर्द का इनके बीच में संबंध रहा। उनके वर्ष में भी एक बार हम पढ़ लेंगे। देखिए एक बार, देखिए सबसे पहले जो थे कौन थे, सुकरात और सुकरात के जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था प्लेटो। क्या नाम था, प्लेटो। और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे, उनके जो शिष्य जो थे, उनके शागिर्द थे, उनका नाम था अरस्तु। तो देखिए एक टीचर थे जिन्होंने प्लेटो को पढ़ाया, प्लेटो ने पढ़ाया अरस्तु को। देखिए कितनी फेमस बात है, अगर हमारे पढ़ा हुआ कोई बच्चा और आगे निकल जाए लाइफ में और उसको दुनिया पढ़े, और जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, तो सुकरात जो है कितने ज़्यादा मैं कहूँ कि अच्छे टीचर थे जिन्होंने एक प्लेटो जैसे विद्यार्थी को पढ़ाया और आगे जाकर के उन्होंने अपने टीचर का जो है नाम रोशन किया, जिनका नाम था सुकरात। उसके बाद में प्लेटो के जो एक शिष्य थे जिनका नाम था अरस्तु। हम कहते हैं ना कि हम जैसा बोलते हैं वैसा कहीं ना कहीं हमें मिलता है। तो जैसे प्लेटो ने के टीचर ने सुकरात ने उनको पढ़ाया, तो प्लेटो ने अपने अरस्तु को पढ़ाया। अरस्तु जो इतने मेधावी छात्र थे जिसकी वजह से उन्होंने नाम कमाया, और अरस्तु का नाम, प्लेटो का नाम क्या कहते हैं फेमस किया, किसने किया, अरस्तु ने किया। तो ये जो है ये थे टीचर, फिर ये स्टूडेंट रहे इनके, फिर ये टीचर बन गए, फिर ये क्या बन गए, स्टूडेंट। तो देखिए काफ़ी इन्हें पॉपुलरिटी मिली, और आज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी क्या वही बात हो सकती है, ठीक है। तो फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विषय में मैंने आपको पढ़ाया। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रिपब्लिक। किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी द रिपब्लिक। उसके अंदर कुछ कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे, उनका नाम आना चाहिए। द रिपब्लिक जो बुक थी, उसके अंदर कोई रोल प्लेयर थे। तो उसके अंदर रोल प्लेयर में इन्होंने सबसे पहला जो रोल मॉडल जो था इनके, जो हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि आपका गुरु कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो उनके रोल मॉडल जो थे प्लेटो के वो थे अरस्तु बार बार क्यों आ रहा है, सुकरात, क्योंकि उनके टीचर थे सुकरात। तो उन्होंने अपने जो द रिपब्लिक नाम की जो बुक लिखी उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने रोल प्ले जो दिया, अपने टीचर्स का नाम दिया उसके अंदर, सुकरात के अंदर, बुक के अंदर सुकरात को दिया। सुकरात के बाद इनके एक फ्रेंड जिनका नाम था सेफोलॉस। क्या नाम था स्टूडेंट, सेफलॉस के बारे में, सेफलॉस के बाद में इनके बेटे थे जिनका नाम था पोलीमार्कस। क्या नाम था, पोलीमार्कस, ठीक है। पोलीमार्कस के बाद में बात की जाए, इनके पोलीमार्कस के बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था थ्रेसीमैकस, ठीक है। थ्रेसीमैकस के बाद में बात की जाए उसके बाद में इनके एक दो सौतेले भाई भी थे। तो हमने ये समझा, हम दो सौतेले भाई इनको हम समझेंगे, रुक जाइए। सुकरात, सेफोलॉस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमैकस। उसके बाद में इनके दो भाई भी थे सुकरात, उनको भी इन्होंने उनका नाम ऐड किया द रिपब्लिक बुक के अंदर, इन्होंने रोल प्ले दिया है उनके नाम को भी। तो देखिए दो इनके सौतेले भाई थे, उनका नाम क्या क्या था उनको हम समझेंगे। इनके एक सौतेले भाई का नाम था एंडीमैकस, ADEIMANTUS, एंडीमेटस। और कौन थे, ग्लूकॉन नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे ग्लूकन। इनकी जिसकी स्पेलिंग बता रही हूँ मैं आपको, GLAUCON, ग्लूकन, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ये दोनों जो थे जिनके माँ का नाम बता रही हूँ, एंडीमैकस, ठीक है। देखिए एक बार चला गया, देखिए एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ मैं। एंडीमैकस जो थे, और जो थे ग्लूकन जो थे, ये दोनों जो भाई थे सौतेले, इनका भी इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। किसके बारे में, जो इन्होंने द रिपब्लिक बुक लिखी। उसके बाद में प्लेटो के राज्य के 3 वर्ग जो थे, मैं आपको बताऊँ प्लेटो के राज्य के 3 वर्ग थे, वो क्या क्या थे। मान लीजिए प्लेटो का ये जो है राज्य, स्टेट का उन्होंने डिवाइड किया है, स्टेट है ये इनका। तो उन्होंने 3 वर्ग बताएंगे, वो कौन कौन से हैं देखेंगे एक बार। पहला जो है इन्होंने बताया उसको ज्ञान प्रधान। क्या बताया, ज्ञान प्रधान, ठीक है।
और जो सेकंड वाला जो है उसको उन्होंने क्या बताया है, भावना प्रधान, भावना प्रधान। और थर्ड जो बताया है उसको बताया तृष्णा प्रधान, तृष्णा प्रधान, तृष्णा प्रधान। देखिए एक बार क्या है, ज्ञान प्रधान। ज्ञान के प्रधान के अंदर कौन आते हैं, दार्शनिक। जितने भी दार्शनिक हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, वही भावना वर्ग के अंदर आते हैं सैनिक वर्ग। क्या आते हैं, सैनिक वर्ग। मतलब कि मान लीजिए पड़ोसी देश है भाई, उसने कोई ऐसी इमोशनल बात कह दी तो वो उसको उसकी भावना में बहेगा नहीं, बल्कि वो उसको अपने ही वतन और मुल्क की वफादारी का वहाँ पर फ़र्ज़ निभाना होता है। वो अपनी भावना को, अपनी इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करता है कि भाई उन्होंने कहते भाई ये सीमा मुझे पार करने दो और मैं घुसपैठिया नहीं हूँ और भाई मेरे हेल्प कर दो फलाने का ये वो। तो उस टाइम क्या है, वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो किसकी बात की गई है यहाँ पर, सैनिक की। तो इन्होंने भावना प्रधान जो क्या बोलते हैं ये लोग हैं उसके अंदर इन्होंने सैनिक वर्ग को रखा है। उसके बाद में क्या है, तृष्णा प्रधान। तृष्णा प्रधान के अंदर इन्होंने उत्पादक वर्ग को, मतलब जिस इंसान के अंदर जितनी किसी कार्य को करने की तृष्णा होगी, कि जिसके अंदर किसी कार्य को करने का अपना डिज़ायर होगा, अपना एप्टीट्यूड होगा, तो वो उसी तरीके से उस कार्य करेगा। उस कार्य में उसको क्या आएगी, उसको अच्छा लगेगा वो कार्य, उसको मैं रुचि पूर्ण लगेगा वो कार्य। मान लीजिए पढ़ने वाला बच्चा है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ेगा। एक टीचर इसको पढ़ाना अच्छा लगता है, उसको नॉलेज गेन करके दूसरों को देना अच्छा लगता है तो वो नॉलेज गेन करके दूसरों को देगा। एक बिजनेसमैन है जिसको बिजनेस करने में प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस करेगा। तो इन्होंने इसके अंदर उत्पादक वर्ग को रखा है, इसको उसको उत्पादक वर्ग को, किसको, उत्पादक वर्ग को रखा है। एक बार दोबारा से देखेंगे हम। देखिए मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया इन्होंने ज्ञान प्रधान और भावना प्रधान और तृष्णा प्रधान, तीन चीज़ों में बांटा है। ठीक है, ज्ञान प्रधान को इन्होंने, ज्ञान प्रधान और भावना प्रधान और तृष्णा प्रधान, इसमें ज्ञान प्रधान के अंदर दार्शनिक रखा है, मतलब जो इसके पास नॉलेज होगा वो दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा। उसके बाद में दूसरा जो है जिसको उन्होंने बोला भावना प्रधान, उसके अंदर उन्होंने रखा किसको, सैनिक वर्ग को रखा। ठीक है, यानी कि आर्मी को रखा। उसके बाद में तृष्णा प्रधान, इसके अंदर इन्होंने उत्पादक वर्ग को रखा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारा जो टॉपिक, हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। देखिए ये थोड़ा सा हमने रिवीजन किया, आज के चलते हैं हम टॉपिक पर, समझते हैं इसके बारे में। जो अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत जो थे अरस्तु के, उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ, अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अरिस्टोटल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, इनके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, समझेंगे हम क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने शिक्षा सिद्धांत का विवेचन किया है। अरस्तु ने शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना है, मतलब जो सा संविधान है उसके अनुकूल लोग बिहेव करें, उस तरीके के अकॉर्डिंग चलें, जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करें। तो ये बात किसने बताई है, अरस्तु ने। और एजुकेशन हमें वैसा बनाती है, हम अपने संविधान का पालन करें, संविधान के नियमानुसार चलें, संविधान के अकॉर्डिंग चलें, ये सब बातें बताती हैं। तो ये लिखा हुआ शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना, ताकि राज्य और उनमें किसी भी प्रकार का विभेद ना हो। मतलब राज्य जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, संविधान के अकॉर्डिंग करेगा। जब हम संविधान पहले से पढ़े हुए होंगे तो हमें राज्य के कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हाँ, राज्य अगर अपने किसी कार्य को अपने आप से नाजायज तरीके से कोई मनमानी करवाना चाहता है, ये जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। हम ऐसा हमें अधिकार भी दिया हुआ किसने, संविधान ने। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेंगे, एजुकेशन से पता चलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ, शिक्षा का मूल सिद्धांत जो थ्योरी है वो क्या है, लिखा हुआ है शिक्षा का मूल सिद्धांत। लिखा हुआ अरस्तु के शिक्षा के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जिसमें राज्य के निवासी राज्य का योग्यतम सदस्य बनकर स्वयं का और राज्य का विकास कर सकें। देखिए दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इस लाइन को। शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिसमें राज्य के निवासी, मतलब जो राज्य में रह रहे हैं वो लोग, राज्य का योग्यतम सदस्य बनकर स्वयं का और राज्य का विकास करें, मतलब खुद भी डेवलप हो और इसके साथ साथ मतलब उस एरिया का भी डेवलप करें। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि एक स्लिम डिलिम एरिया से में रहता है, ठीक है ना, उसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन बच्चा जब वो एसडीएम बन जाएगा तो वहाँ पर के लोगों का क्या करेगा, उत्थान करेगा, उस एरिया को डेवलप करेगा। तो उससे क्या होगा, जब कोई एरिया डेवलप होगा तो वो क्या किस में शामिल होगा, स्टेट में शामिल होगा कि भाई फलाने स्टेट का फलाना राज्य फलानी जगह जो है वो क्या कर चुकी, डेवलप कर चुकी। क्यों कर चुकी, क्योंकि वहाँ का जो बच्चा था उसने खुद को डेवलप किया, उसके बाद में उस एरिया को डेवलप किया। तो यहाँ पे एजुकेशन का मीन यही कह रहा है, यहीं पे बताई गई है
कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें व्यक्ति खुद का विकास कर सके, इसके साथ साथ राज्य का विकास कर सके। ये किसने बात कही? ये कही अरस्तु ने। अरस्तु कौन थे? सुकरात के स्टूडेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ? शिक्षा का एक राजनीतिक उद्देश्य यह है कि जिसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा राज्य के नागरिकों को नैतिक तथा चरित्रवान बनाए। शिक्षा नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाए। ठीक है, नागरिकों को क्या बनाए? मोरल एजुकेशन दे और उनको उनके कैरेक्टर में क्या करे? इजाफा करे। कैसा? मॉरलिटी के कैरेक्टर में। ठीक है, आगे लिखा हुआ नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए नोट लिखा, नोट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इसको पढ़ेंगे हम एक बार। देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है, लिखा प्लेटो के आदर्श राज्य। प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट की जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सद्गुण की प्राप्ति, इन्होंने जो आदर्श राज्य को इन्होंने प्रैक्टिकली जो यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बिहेवियर रूप में जो लेने के आने का जो इनका कॉन्सेप्ट था वो लेके आए। अपने एक दोस्त जो कि एक राजा थे, नियोकिस समथिंग कुछ उनका नाम था, उनके ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आदर्श राज्य किसे कहा है? जहाँ की जनता जो हो मॉरलिटी पर चलने वाली, जिनका कैरेक्टर कैसा हो? मोरल हो। जहाँ की एजुकेशन जहाँ की पॉपुलेशन कैसी हो? एजुकेटेड हो। ये बात बोली है। ऐसा नहीं कि किताबों में आपने मॉरलिटी पढ़ी और बाहर आपका कैरेक्टर कुछ और, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मॉरलिटी उसे इन्होंने कही है जिसको हम प्रैक्टिकली बिहेवियर में यूज़ करें। तो लिखा हुआ जबकि अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य राज्य के निवासियों को उत्तम नागरिक बनाना है। ये बात किसने बोली? प्लेटो ने बोली। अरस्तु भी प्लेटो की भांति राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करता है। तो अरस्तु भी प्लेटो की भांति, ये प्लेटो जो है प्लेटो जो है किसके शिष्य हैं? अरस्तु के, है ना। तो ये आपस में क्या है? टीचर हैं। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले सुकरात, उसके बाद में प्लेटो, उसके बाद में अरस्तु। तो ये टीचर, उसके बाद में फिर ये स्टूडेंट बन गए, फिर ये टीचर बन गए, फिर ये स्टूडेंट बन गए। तो अरस्तु, यहाँ पे लिखा हुआ अरस्तु भी प्लेटो की भांति, यानी अरस्तु जो अपने टीचर की भांति राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते हैं। ये चीज़ हमने समझी। आगे इन्होंने शिक्षा के कुछ विषय दिए हुए, उनको हम समझेंगे। देखिए एक बार क्या विषय दिए हुए, शिक्षा योजना के विषय में दिया हुआ इन्होंने, एजुकेशन प्लानिंग के विषय में दिया हुआ है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। जन्म से 7 वर्ष की शिक्षा में क्या होना चाहिए बताया हुआ है। परिवार में ही शिक्षा मिलनी चाहिए जन्म से लेकर 7 वर्ष तक। इस काल में बौद्धिक शिक्षा का जो है आरंभ होना चाहिए, यह आरंभ कर देनी चाहिए। उसके बाद में लिखा हुआ है 8 से 14 वर्ष तक की शिक्षा। शरीर गठन पर अरस्तु ने विशेष बल दिया है। ठीक है, इस अवधि में अरस्तु संगीत की शिक्षा भी प्रदान करने की बात कहते हैं। आगे लिखा नैतिक जीवन की उन्नति की दृष्टि से वे संगीत को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन? अरस्तु। 8 से 14 वर्ष की बात में यहाँ पे इन्होंने किसकी बात कही? संगीत की बात कही है। बात करते हैं आगे क्या लिखा? 15 से 21 वर्ष की अवस्था में किस तरह की एजुकेशन देने की बात कही है। लिखा यह अवधि शिक्षा की तीसरी पीढ़ी है। इस अवधि में शिक्षार्थियों को उस सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसकी अधीनता में उसे रहना है। मतलब हमारे ऊपर हमें जो लीड कर रही है सरकार, हमें उसके विषय में पता होना चाहिए। तो ये 15 से 21 वर्ष में कही है। तो किसने कही है ये बात? ये बोली है प्लेटो ने। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? ये बोली अरस्तु ने। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अरस्तु की शिक्षा योजना केवल नागरिकों के लिए है। अरस्तु की शिक्षा योजना केवल नागरिकों के लिए। शिक्षा में संगीत को अधिक महत्व दिए जाने की बारकर ने आलोचना की है। बारकर ने कहा है कि संगीत शिक्षण पर बल देते हुए अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से भी 4 कदम आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं? प्लेटो के विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरस्तु के विषय में पढ़ रहे हैं, जो कि क्या थे? प्लेटो के क्या थे? शिष्य। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कि हमने पढ़ा किसके विषय में? अरस्तु के विषय में, जो कि प्लेटो के शिष्य थे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फीडबैक, टेक केयर एंड बाय बाय।